दोस्तों नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 4, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग 50 में से 40 क्वेश्चन अगर सही कर ले रहे हैं तो जान लीजिए आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, जो विकास होता है ना, यह एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, और एक सीधी रेखा में भी नहीं चलती है। ठीक ना। जब बच्चा किसी अवस्था में तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर अपने विकास की अस्थायी बनाने के लिए पीछे मुड़ कर आराम करता है या सुदृढ़ करने लगता है। ठीक ना। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। एक है एकीकरण का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, और सी है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, और डी है प्रतिमान की एकरूपता का सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टिस्नेर का, बी है वुडवर्थ का, सी है वाटसन, और डी है मैकडूगल। तो देखिए, इस जो प्रसिद्ध कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को, फिर अपनी चेतना को, फिर अपने व्यवहार को क्या किया, सजो कर रखा। तो ये बात कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो वुडवर्थ है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ। तो देखिए, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक क्रम को यह दर्शाता है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था। ये बात जो कहे थे अरस्तु कहे थे। ठीक ना। फिर मन का विज्ञान, जब मन का विज्ञान की बात आई तो ये बात कौन कहे थे? पेम्पोनाजी कहे थे। ठीक है। फिर चेतना का विज्ञान, ये बात किसने कहे थे? विलियम बुल्ट। और वर्तमान समय में यह व्यवहार का विज्ञान जो है, ये बात किसने कही है? वाटसन ने। ठीक है। अब कहे जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है, ये बात किसने कही है? वाटसन ने। ठीक ना। और आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। और मन का विज्ञान किसने कहा है? पेम्पोनाजी ने। और चेतना का विकास या चेतना का विज्ञान किसने कहा है? विलियम बुल्ट ने। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में बातचीत पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, जब अंतःक्रिया करके सीखेंगे तो प्रतिबंध लगाएंगे तो ये नकारात्मक हो जाएगा। ठीक ना। बी है व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, अब यहाँ पर समाज की बात कर रही है। सी कह रहा है समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात ठीक है। जो समूह कार्य होता है और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा कि आसानी से किसी चीज़ को सीख सकता है। ठीक ना। केवल व्याख्यान विधि तो नकारात्मक हो गया। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अल्फ्रेड बीने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया था?
तो 1901, 1905, 1908 और 1911। तो देखिए जो अल्फ्रेड विनी है, इनका जो पहला बुद्धि परीक्षण जब तैयार किए थे तो यह उस समय 1901 में 1905 में, सॉरी 1905 में, ठीक ना। ये कौन सी बुद्धि परीक्षण किए थे? देखिए इनके एक सहयोगी थे, एक अल्फ्रेड विने और इनके सहयोगी जो थे उनका जो नाम था थियोडोर साइमन, ठीक ना। ये फ्रांस में मंदबुद्धि बच्चों की पहचान के लिए दुनिया का पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोफका और सी है वोल्फगैंग कोहलर और डी है क्लार्क हल। कह रहा है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है इसमें। तो देखिए ये जो है क्लार्क हल जो है ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये कौन मनोवैज्ञानिक है? व्यवहारवादी है। कौन सा? व्यवहारवादी। ठीक। और देखिए वर्दिमर, कोफका और कोहलर ये तीनों क्या है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के समीकरण से पियाजे का क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के समीकरण से पियाजे का क्या तात्पर्य है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल पुरानी जानकारी को याद रखना। ये बात तो बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है नई और पुरानी मानसिक संरचनाओं के बीच संतुलन बनाना, ठीक है। सी कह रहा है समाज के अनुसार व्यवहार बदलना, ठीक। और केवल भौतिक वातावरण नहीं, केवल भौतिक नहीं होगा, केवल इसमें दोनों आ जाएंगे, भौतिक वातावरण और रसायन और क्या है जो अनुवांशिकी वातावरण, दोनों आ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये नई और पुरानी मानसिक संरचनाओं के बीच संतुलन बनाना ही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का एक समीकरण था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? कह रहा है जो अभिप्रेरणा जो है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह बात किसने बताई है, ठीक ना। तो बूट्स ने, लवेल ने, स्किनर ने, फ्रायड ने। तो देखिए ये बात जो बताई है गुड्स ने। कौन? गुड्स कहे है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी कर रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले हावर्ड गार्डनर ने मूल रूप से कितनी बुद्धियों की पहचान की थी? 7, 8, 9, 10। तो देखिए इन्होंने कुल 7 बुद्धियों की पहचान की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिर बाद में 1998 में जब 8वीं बुद्धि जोड़ी गई, उसका नाम प्रकृतिवादी, और 2000 ईस्वी में 9वीं बुद्धि जोड़ी गई जिसका नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। तो अगर मूल रूप से पूछे तो 7, अगर मूल रूप हटा दिया जाए, ठीक ना, और हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो इसको हटा दिया जाए, इतना हटाकर पूछे बहुबुद्धि का सिद्धांत कितनी बुद्धियों की पहचान की है बहुबुद्धि में, तो कुल 9 है। लेकिन अगर मूल रूप से पूछे हावर्ड गार्डनर के अनुसार तो 7 हो जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कोहलबर्ग ने
नैतिक विकास के उत्तर पारस्परिक स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? करा जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के उत्तर पारस्परिक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना, बी है समाज के नियमों को आंख मूंद कर मानना, और सी है स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही गलत का निर्णय लेना, और डी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना। तो देखिए जो उत्तर पारस्परिक स्तर जो होता है उसमें स्वयं द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही गलत का निर्णय लेना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यह जो विकास का स्तर है 13 वर्ष से ऊपर है। जो उत्तर पारस्परिक स्तर जो होता है ये 13 वर्ष से ऊपर होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। जब कोई बच्चा किसी समस्या का एक से अधिक अनूठे और रचनात्मक समाधान ढूंढता है तो वह किस प्रकार के चिंतन का उपयोग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिसारी, अपसारी, आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी। देखिए जब क्या होता है कि जब एक से अधिक प्रकार की जो समस्या, मान लीजिए कोई एक समस्या है उसको अलग अलग तरीके से ढूंढ रहा है, कई प्रकार से उस समस्या का समाधान जब ढूंढ रहा है तो वह जो होता है अपसारी चिंतन होता है, ठीक ना। अपसारी चिंतन, मान लीजिए कोई समस्या है तो इस समस्या को ढूंढने के लिए इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, सभी तरफ यह गया इस समस्या को ढूंढने के लिए, तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना कौशल का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 छात्र का पूर्व ज्ञान, बी है शिक्षक की विषय वस्तु, सी है सहायक सामग्री, और डी है गृह कार्य। तो देखिए जो कक्षा शिक्षण होता है इसमें जो प्रस्तावना होती है उसका जो मुख्य आधार होता है छात्र का पूर्व ज्ञान। अगर छात्र का जो पूर्व ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब छात्र पूर्व ज्ञान से ही नए ज्ञान को जोड़ता है ना, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है, तो उससे क्या होता है बच्चा आसानी से अच्छे तरीके से सीखने लगता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र का पूर्व ज्ञान ही क्या है? प्रस्तावना है, मान लीजिए प्रस्तावना कौशल है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के मूल नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि कार्य का परिणाम सुखद होने पर हम उसे जल्दी सीखते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो देखिए अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, सुखद है, तो उसको हम जल्दी सीखते हैं, ठीक ना। तो जब जल्दी सीखते हैं तो एक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तभी जल्दी सीखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रभाव का नियम, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है एडलोसर, बी है एडोलेसेंटिया, और सी है एडल्ट, और डी है एडोलेस्को, ठीक ना। तो देखिए जो है किशोरावस्था जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई है एडोलोसियर से हुई है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो अंतर्मुखी होते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं
जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है ना, वही अंतर्मुखी होते हैं। ये जो होते हैं सामाजिक समायोजन या आयोजनों से दूर रह करके अकेले में रहना पसंद करते हैं। जो अंतर्मुखी बालक या व्यक्ति होता है वह समाज में बहुत कम रहना चाहता है, वह उनसे दूरी बनाकर रहना चाहता है, ठीक ना, और अकेले में रहना पसंद करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वे बहुत मिलनसार और सामाजिक होते नहीं, अकेले रहेंगे तो सामाजिक कहाँ होंगे। बी, वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते, ये भी नहीं। वे एकांत प्रिय, शांत और विचारशील होते हैं, ठीक है। वे बहुत आक्रामक और तो बातों नहीं, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या उपाय करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है पूरी कक्षा के सामने उसे कठोर दंड देना। तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी है बच्चे को पुलिस के हवाले कर देना, ये भी नहीं। सी है कारण का पता लगाना, निदान करना, सहानुभूतिपूर्वक मार्गदर्शन करना और अच्छे उदाहरण देना। मान लीजिए कोई बच्चा चोरी कर रहा है स्कूल में, तो शिक्षक क्या करेगा, उसको मारेगा या दंड देगा या पुलिस के हवाले करेगा? ऐसा तो नहीं करेगा, ऐसा करना भी नहीं है। उसमें क्या करना है, बच्चे को समझाना है, उसका पता लगाना है कि चोरी ये क्यों कर रहा है, फिर उसका निदान करेंगे, फिर सहानुभूतिपूर्वक अच्छे से समझाएंगे बच्चे को कि बच्चा ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण देंगे अच्छे अच्छे, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक उत्तेजना जागृत होगी और बच्चा चोरी करना बंद कर देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सी है चार्ल्स स्पीयरमैन और डी है लुईस थॉमसन। तो देखिए जो बुद्धि का तीन सिद्धांत है, त्रितंत्र जो सिद्धांत है, ये बात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही थी, ठीक है। तो आइए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से तीन चरण है? एक जो होता है घटकी होता है, जिसको बोला जाता है विश्लेषणात्मक। एक होता है अनुभाविक, जिसको बोला जाता है सृजनात्मक, और एक होता है संदर्भात्मक, जिसको बोला जाता है व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है जो शारीरिक समन्वय और मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डिसलेक्सिया, बी है डिस्प्रेक्सिया, और सी है डिस्थीमिया, और डी है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया नहीं होगा क्योंकि यह गणना से संबंधित होता है और क्वेश्चन पूछा है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये हो जाएगा मतलब पढ़ने की अक्षमता, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिसलेक्सिया। आइए प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है जो शारीरिक समन्वय और मांसपेशियों को नियंत्रित प्रभावित करता है। जब ऐसा है, यहाँ पर है शारीरिक समन्वय और मांसपेशियों के नियंत्रण को, तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक ना। डिस्प्रेक्सिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो शारीरिक मांसपेशी होती है वह क्या करती है, पेंसिल पकड़ने, बटन बंद करने या गेंद पकड़ने जैसी शारीरिक गतिविधियों में क्या होता है, तालमेल बिठाने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक ना। सुई में धागा डालना, जब सुई में धागा डाला जाता है तो हाथ हिलने लगता है, तो अब शारीरिक जो मांसपेशियाँ होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो अब डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। स्किनर के अनुसार चूहों को स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन मिलना किस प्रकार का उदाहरण है? नकारात्मक पुनर्बलन नहीं, बी है धनात्मक पुनर्बलन, दंड और विलोपन भी नहीं।
तो यह क्या एक पॉजिटिव है, ठीक ना, रेनफोर्समेंट। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इससे बच्चे में आत्मविश्वास विकसित होता है। ठीक है, कुछ हद तक भी है। यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों के अधिगम को सरल बनाता है। ठीक है, ये भी तो ठीक है, इससे तो बेहतर है। और डी है, सी है, इनमें बौद्धिक विकास केवल नहीं शब्द आएगा, केवल आ गया तो निगेटिव होता है। और डी है, यह शिक्षकों के काम को आसान, ठीक ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों के अधिगम को सरल बनाने के लिए यह मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान के लिए टोरेंस परीक्षण में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है केवल सामान्य ज्ञान, बी है रटने की गति, सी है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिक। तो देखिए, करा धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। और डी है तार्किक गणितीय क्षमता। तो देखिए, टोरेंस जो परीक्षण होता है यह धारा प्रवाहिता की बात करता है, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्नायुमंडल, बी है मांसपेशियों की वृद्धि, सी है एंडोक्राइन ग्रंथियां और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो शारीरिक विकास होता है उसमें स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्रंथियां, ये तीनों आती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या होता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत जो शरीर की आंतरिक संरचना होती है, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, ठीक है, और बाह्य संरचना, हड्डियां, मांसपेशियां और ग्रंथियों का विकास, ये सब अंग शामिल होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समयावधि क्या है? तो कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। तो देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है वह 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तुओं को देखकर तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। किस अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू करता है? तो वह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसको बोला जाता है 7 से 11 वर्ष की उम्र, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। व्यक्तित्व मापन की बालक अंतर्बोधन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरमन रोरसा, बी है लियोपोल्ड बैलक, सी है मरे और डी है गाल्टन। तो बालक का अंतर्बोध परीक्षण, कौन सा बालक का अंतर्बोध परीक्षण? तो ये बात लियोपोल्ड बैकल ने कही थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इन्होंने 1948 में 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के लिए कैट परीक्षण बनाया, ठीक ना। इसमें 10 कार्ड होते थे और ख़ास बात यह थी इसकी कि इन कार्डों पर इंसानों की जगह जानवरों के चित्र बने हुए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह में लार टपकना क्या कहलाता है? तो अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया और अनअनुबंधित या बाधित अनअनुबाधित उद्दीपक, और डी है प्राकृतिक अनुक्रिया।
तो देखिए ये एक अनुबंधित अनुक्रिया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भोजन देखकर लार आना प्राकृतिक है, ठीक है ना। भोजन को देख करके मुंह में जो लार आती है वह प्राकृतिक होती है, जिसको बोलते हैं यूसीआर। क्या बोलते हैं? यूसीआर, ठीक है ना। लेकिन बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन देने से कुत्ता घंटी की आवाज़ से जुड़ जाता है। अब क्या होगा, सिर्फ घंटी बजेगी तो उसको बोला जाएगा CS। और जब लार आती है तो उसको बोला जाएगा CR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास के इन मार्ग को क्या कहा जाता है? जो सिर से पैर की ओर होता है तो उसको देखिए कहा जाएगा सेफलो काउडल। क्या बोला जाएगा? सेफलो काउडल या सिरोपुच्छी या मस्तका धोमुखी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेफलो काउडल या सिरोपुच्छी या मस्तका धोमुखी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। अधिगम के प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक CL हल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्लियों पर, चूहों पर, कुत्तों पर, बंदरों पर। तो इन्होंने जो CL हल ने किए थे पुनर्बलन का सिद्धांत, यह चूहा पर किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है? नहीं, ये तो बात गलत है। वास्तविक लक्ष्य भी हो सकता है। विद्यालय पर बोझ बढ़ाएगा नहीं। सी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ये बात ठीक है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जिसमें विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सिगमंड फ्रायड, बी है एरिक एरिक्सन और सी है जीन पियाजे और डी है कोहलबर्ग। तो देखिए इन्होंने जो एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक ना। तो जैसे पहली अवस्था जो थी विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्था बताई है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, अवधान, स्मृति। तो ये देखिए जो कहलाती है अधिगम का पठार। जब कोई उन्नति नहीं होगी तो अधिगम का पठार ही कहलाएगी। जैसे इसमें क्या होता है कि थकान, प्रेरणा की कमी या गलत शिक्षण पद्धति के कारण सीखने की गति जो होती है रुक जाती है और ग्राफ में क्या होता है एक समतल सीधी रेखा बन जाती है। तो उसे ही क्या बोला जाता है? अधिगम का पठार बोला जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ या लागू हुआ था? तो 27 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2009। तो देखिए जो RT एक्ट 2009 जो है पूर्ण रूप से जब लागू हुआ भारत में तो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, जिसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला इसमें, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। मानसिक आयु और वास्तविक आयु
का अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो शैक्षिक लब्धि, बी है बुद्धि लब्धि, सी है संवेगात्मक लब्धि और डी है सामाजिक योग्यता। तो देखिए जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात जो होता है वह बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी चोर डाकू इंजीनियर बना सकता हूँ, यह कथन किस संप्रदाय के विचारों को दर्शाता है? तो देखिए जब व्यवहार बच्चे का जिस प्रकार का व्यवहार होगा वैसा ही बच्चा बनेगा। चोर का व्यवहार होगा तो चोर वाला बनेगा, डाकू का व्यवहार में ढालेंगे तो डाकू बनेगा, पिस्टल बंदूक कट्टा दे दो तो वो डाकू बन जाएगा, चोरी कराना सिखा दो उस व्यवहार में डालो तो चोर हो जाएगा, इंजीनियर बनाने के वातावरण व्यवहार में भेजो तो वो इंजीनियर बनेगा। तो ये बात कहने वाले कौन थे? तो जेबी वाटसन थे, ठीक ना। ये बात कौन कहे थे? जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। बच्चों में बौद्धिक विकास में भाषाई उपकरण और निजी संवाद को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, नोआम चॉम्स्की, जोरम ब्रूनर। कह रहा है बच्चों में बौद्धिक विकास में भाषाई उपकरण और निजी संवाद, ये बात लेव वाइगोस्की के द्वारा कही गई है, ठीक ना। इसको महत्वपूर्ण माने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ये बताया, इन्होंने जब बच्चे से खुद बात करते हुए निजी संवाद, तो वे अपने विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित कर रहे थे। तो पियाजे ने इसको अहम केंद्रित कहा था, ठीक ना। लेकिन ये क्या है? उपकरण और भाषाई और निजी व्यवहार, निजी संवाद, ये बात जो सबसे महत्वपूर्ण माने हैं तो लेव वाइगोस्की ही ने माने हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणा का बाहरी कारक नहीं है? पुरस्कार और अंक बाहरी है, माता पिता की डांट का डर ये भी है, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा इच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए जो ज्ञान प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि समान सिरिल बर्ट के अनुसार कितनी होती है? सिरिल बर्ट के अनुसार पूछ रहा है। तो 120 से अधिक, 100 से 110 के बीच और 85 से कम, 70 से कम। कह रहा है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है 85 से कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने जिस चंपाजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान, टॉमी, किंग, शेरू। तो जो कोहलर ने किया था उसका नाम सुल्तान था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। 37 है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चों को डांटने का एक तरीका है, नहीं। यह बच्चों के अनुत्तीर्ण होने का बहाना नहीं। यह समाधान खोजने और बच्चे की सोच को समझने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक बात है। मान लीजिए समाधान खोजने में और उसकी सोच को विकसित करने में बहुत ज़रूरी होती है गलतियाँ करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। विकास की किस अवस्था को संवैधानिक या गिरोह अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो संवैधानिक या गिरोह अवस्था, गिरोह मतलब गैंग बना करके, तो वह किशोरावस्था में होता है क्या? बाल्यावस्था में, ठीक ना। जो 7 से 11 वर्ष होता है उसमें होता है, ठीक ना। टोली बना लेते हैं, गिरोह बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, ठीक ना।
तो ये बाल्यावस्था में, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। बुद्धि के वर्गीकरण प्रतिमान या तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत में तरल बुद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? माइक्रो जो टीचिंग है तो ये जो हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यह अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त एवं तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था है? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। यह पियाजे की चौथी और अंतिम अवस्था है जो 11 वर्ष से ऊपर है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की चौथी अवस्था है जो 11 वर्ष से ऊपर है, ठीक ना। इन्होंने 4 अवस्थाएं दिए थे। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में प्रजातंत्र लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी है विद्यार्थियों को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना, प्रोत्साहित करना चाहिए समाधानकर्ता बनने के लिए। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। प्रश्न नंबर 43, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता है? तो व्यवहार संबंधित नहीं, पठन विकार ठीक है, गणितीय विकार नहीं, ईमानदार। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। तो इन्होंने 3 चरण में विभाजित किया है। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि जो अमूर्त विचारों के लिए, और यांत्रिक बुद्धि जिसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि जैसे मशीन और औजार के लिए, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि जो व्यवहार के साथ, लोगों के साथ व्यवहार के लिए, ठीक ना। कौन कौन से 3 बुद्धि थॉर्नडाइक ने दिए हैं? बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किए हैं। एक अमूर्त, मूर्त, ऐसे याद करिए, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेणात्मक व्यक्तित्व मापन की श्रेणी में आती है? तो प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, सी है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण और डी है निरीक्षण विधि। तो ये देखिए कौन सी आती है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये जो आती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत में MKO का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए माइंड नॉलेज ऑर्गेनाइजर, ये तो होगा नहीं। मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। संयोगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास कराना चाहिए? तो देखिए आत्म अनुकरण, आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण या संवेगात्मक विचरण का। तो ये वाला बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। इन क्षमताओं में विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। यह विचार क्या स्पष्ट करता है? तो देखिए जो करेगा, थोड़ा तेज चलेंगे।
2 ही क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल वंशानुक्रम पर, तो एकदम नहीं। कि विकास में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत। विकास वंशानुक्रियता विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये बात ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष संवेगों, भावनाओं और अभिरुचियों से संबंधित है? तो देखिए जो है भावात्मक परीक्षण या भावात्मक पक्ष जो है, भावात्मक मतलब भावान रुचि है, भावना है तो भावात्मक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। थांडाई के बहु अनुक्रिया के नियम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, किसी कार्य को एक ही बार में सीख जाना। बी, नई परिस्थिति में पुरानी आदतों को दोहराना। सी, किसी नई समस्या को हल करने के लिए कई तरह की अनुक्रिया या प्रयास करना। और डी, बिना सोचे समझे कार्य करना। तो देखिए किसी नई समस्या को हल करने के लिए कई तरह की अनुक्रिया का प्रयास करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।